इंसुलेशन की क्षेत्रमिति की, तो क्षेत्रमिति के सिलेबस में हमें पढ़ने हैं दो टॉपिक, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 2D एंड 3D। 2 डायमेंशन में हमें पढ़नी होती है दो चीजें, एरिया पढ़ेंगे हम, या हम पढ़ेंगे पेरीमीटर। या तो हम क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे या तो हम परिमिति को ज्ञात करेंगे। और 3D में हम डिटरमाइन करेंगे दो चीजों को, वॉल्यूम, हम आयतन को ज्ञात करेंगे या हम सरफेस एरिया, क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय सतह के क्षेत्रफल को। वो टॉपिक कहलाएगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और ये टॉपिक होगा एरिया एंड पेरीमीटर। तो पहले हम बात कर रहे हैं एरिया और पेरीमीटर। 2D का मतलब होता है जहां पर केवल दो ही चीजें होगी, जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड की लंबाई है और चौड़ाई है, तो इस बोर्ड पर जो व्हाइट कलर में दिख रहा है उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। और पेरीमीटर का मतलब होगा इस बोर्ड का ये जो कॉर्नर होता है, ये अगर देखा जाए तो कुल कितनी लंबाई है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात दोहरा दूं, अगर मैं इस पार्ट में देखूं तो ये जो इनर पार्ट है, ये कंप्लीट इनर पार्ट, हम इसे कहेंगे कि इट इज ए एरिया, ये क्षेत्रफल है। और अगर हम इस पार्ट की बात करें देन इट इज ए पेरीमीटर, यह परिमिति है। कुल कितना लंबा तार लगेगा इसे बनाने में, इसे कुल कितने लंबे वायर से बनाया जा सकता है। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो उसके लिए 3D ऑब्जेक्ट होगा। 3D ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे कमरा है, बॉल है, इसमें कुल कितना स्पेस है, इनर स्पेस कितना है, जगह कितनी है, हम उसे कहेंगे कि वॉल्यूम है। और उसके ऊपर जो सरफेस बनेगी उस सरफेस का एरिया हम उसे देखेंगे बाद में। आइए पहला लिखना एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर में या इन पूरे कंप्लीट चैप्टर में, ये चैप्टर पूरे फार्मूला बेस्ड होंगे और सबसे ज्यादा फार्मूले इन्हीं दो टॉपिकों में आते हैं। तो जितने फार्मूले याद होंगे उतना ही टॉपिक बेहतर हो पाएगा। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो हमें इसमें 6 स्ट्रक्चरों पर डिस्कशन करना है। इसमें हम 6 स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। पहला होगा ट्रायंगल, त्रिभुज। दूसरा होगा स्क्वायर, वर्ग। तीसरा होगा रेक्टेंगल, आयत। चौथा होगा रोम्बस, समचतुर्भुज। फिर होगा ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। और छठवां और आखिरी होगा सर्कल, वृत्त। ओवरऑल हम इन 6 डायग्रामों को देखेंगे। हमें इसके फार्मूलेज देखने, हमें इसके एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हर एक के बारे में फार्मूलों को देख लेना है। और फिर हम आएंगे इसके सवालों पर कि सवाल किस टाइप के होंगे या कैसा सवाल यहां बनता है। ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल। त्रिभुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त। तब आइए लिखना सबसे पहला ट्रायंगल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल पर। ट्रायंगल में एरिया डिटरमाइन करने के लिए 3 फार्मूले हैं। यह डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ट्रायंगल में कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, उसके बेस पर आप फार्मूले का डिसीजन करेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। ट्रायंगल के बारे में क्या क्या बेसिक नॉलेज है पहले उसे बता दीजिए। आप लोग हमें क्या जानते हैं आप ट्रायंगल के बारे में? 3
3 लाइनों से मिलकर बना है, बहुत ही बढ़िया ज्ञान है ये। सम जो होगा वो पहला पॉइंट कि तीनों एंगल जो बनेंगे उसका जो सम होगा इट इज ऑलवेज 180 डिग्री, वो हमेशा ही 180 डिग्री का होगा। दो एंगल का सम जो है तीसरे से ज्यादा होगा हमेशा। 2 एंगलों का सम, बढ़िया। एंगलों का सम मत कहिए, 2 साइड की जो लंबाई होगी वो हमेशा ये तीसरी साइड से बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए कि ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, और दोनों 2 साइड का डिफरेंस, किन्हीं भी 2 साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होता है तीसरे से। कहीं पर भी देखना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो तीसरी भुजा होती है वो जोड़ से छोटी होगी और जो तीसरी भुजा होगी वो डिफरेंस से बड़ी होगी। एक बढ़िया और खूबसूरत सवाल बनाया जा सकता है अगर एग्जामिनर चाहे तो। देखना, सवाल कुछ ऐसा होगा कि एक आपको ट्रायंगल का डायग्राम दिया जा रहा है, आप बताइए कि एबीसी में अगर ए 2 सेंटीमीटर का है, बी 3 सेंटीमीटर का है, तो सी की वैल्यू क्या होगी या क्या नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती है, आपसे पूछा जा रहा है। अगर ए 2 सेंटीमीटर का है, बी 3 सेंटीमीटर का है, तो सी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती? तब हम ये जानते हैं कि तीसरी साइड की वैल्यू दोनों के जोड़ से बड़ी तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो 2 और 3 5 से बड़ी तो नहीं होगी, 5 से छोटे हैं, ये तो सही है। पर वह दोनों के डिफरेंस से हमेशा ही बड़ी होगी। तो 2 और 3 का डिफरेंस आया 1, वो 1 से तो हमेशा ही बड़ी होगी, पर वो 1 तो हो ही नहीं सकती है। एक बढ़िया खूबसूरत सवाल बना सकते हैं इस छोटी सी क्वालिटी के बेस पर। आप लोग मुझे बताना, अगर ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तब सी की वैल्यू किस दायरे में होगी? तो हम कहेंगे 5 और 3 8 से तो छोटी ही होगी, लेकिन वह 2 से तो इस प्रकार से। कर पाएंगे इस टाइप में? आइए अब हम इसके देख रहे हैं फार्मूलेस। सबसे पहला, अगर मान लीजिए कि आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई हैं, तब एरिया का फार्मूला निकाला जाता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तब क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देयर एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, जिसकी वैल्यू तीनों भुजाओं के लंबाई का आधा होगी। सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अब आप मुझे बताना, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी का आधा होगा, पर इस फार्मूले का यूज आप कब करोगे? अगर पूरे तीनों साइड आपको मालूम है तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, कितना इसमें जगह है, इस जगह को डिटरमाइन करने का फार्मूला होगा अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये पहला ट्रायंगल में एरिया निकालने का फार्मूला है, लेकिन ये कब यूज होगा? जब सभी भुजाएं मालूम हो, सभी साइड्स मालूम हो। लेकिन मान लीजिए कि आपको किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो मालूम है कितने का है,
और दो साइड आपको कंफर्मली दी गई हैं, या सॉरी दो साइड ना होकर परपेंडिकुलर के साथ आपको बेस मालूम है कि इस बेस की लंबाई कितनी है। तो बेस किसे कहते हैं पहले वो समझ लीजिएगा। जिस पर परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस है। मान लीजिए कि परपेंडिकुलर इस पर गिरता, तो फिर उस सिचुएशन में आप लोग बेस किसे कहते हैं? एसी को। बेस क्या होगा ये डिपेंड करता है परपेंडिकुलर किस पर गिरा है। तो उस सिचुएशन में एरिया का फार्मूला बनाएंगे आप 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन इस फार्मूले का उपयोग केवल तब जब आपको उस बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू एग्जामिनर दे दे। अगर ये फार्मूले में ये नहीं दिया गया है, तीनों भुजाओं की लंबाई दिए, तो फिर आपके एरिया का फार्मूला क्या होगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इससे निकाला गया एरिया और इससे निकाला गया एरिया हमेशा ही क्या होगा? सेम होगा, अलग अलग नहीं होता है। और अंत में अगर आपको दो साइड दी जाए और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया जाए, तो बनने वाला एरिया होगा 1/2 AB साइन थीटा। तब कौन होगा? 1/2 AB साइन थीटा। इसका मतलब एरिया इस फार्मूले से भी निकल सकता है, उस फार्मूले से भी और तीसरे फार्मूले से भी, लेकिन हर एक की अपनी क्या है? कंडीशन है। तीसरा वाला कब यूज करेंगे? और उनके बीच का एंगल दिया जाए। दूसरा कब यूज करेंगे? जब बेस और परपेंडिकुलर मतलब हाइट दे दी जाए। और तीसरा तब जब तीनों साइड्स दी गई हो। ये एरिया के तीनों फार्मूले हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या दिया, उसके अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन कोई अगर ऐसा ट्राइंगल आए जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तो हम उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। लिखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड अगर इक्वल हैं, तो उस सिचुएशन में हर एक एंगल भी इक्वल होगा और हर एक एंगल की वैल्यू हो जाएगी फिर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में एरिया निकाला जाएगा √3/4 A² डायरेक्ट। लेकिन ये फार्मूला एक्सक्लूसिवली केवल और केवल समबाहु त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल होगा। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर एरिया निकालना है तो √3/4 A²। ए मतलब साइड, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की वैल्यू। और इसका पेरीमीटर अगर हम कहेंगे तो परिमिति मतलब ये लंबाई A, ये लंबाई A, ये लंबाई A, तो पेरीमीटर हो जाएगा फिर 3A। ऐसा एक स्पेशल ट्राइंगल और होता है जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस कहलाता है। ये लंब होता है, यह आधार होता है और यह कर्ण होता है। कहीं पर भी पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के वर्ग के बराबर होगा और इसके एरिया का फार्मूला होगा P × B, लंब गुना में आधार, वही जो अभी हमने देखा था, सेम रहेगा लगभग। पर ये सारी बातें, ये सारे जो फार्मूले हमने पढ़े वो किसके लिए केवल है? ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल में इतने फार्मूलों की हमें जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार के सवालों में हमें आंसर निकालने में मदद करेंगे। इंसुरेशन में सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्क्वायर
वर्ग। स्क्वायर के बारे में क्या बेसिक नॉलेज है? चारों साइड इक्वल होगी और हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। इसके एरिया का फार्मूला होगा ए स्क्वायर, लेकिन इसके एरिया का एक और फार्मूला है, ये कहलाते हैं डायगोनल, ये कहलाता है विकर्ण, और इसके एरिया का एक और फार्मूला होता है 1/2 डी स्क्वायर विकर्ण के आधार पर। और इसके डायगोनल की वैल्यू होती है a√2। इसमें एक और फार्मूला लिखेंगे हम पेरीमीटर, परिमिति, परिमिति मतलब कुल लंबाई का तार कितना लगेगा। पर स्क्वायर में एक बेहतर और कंसेप्ट होता है। मान लीजिए कि अगर मैं स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, तो मिड पॉइंट को जोड़ने पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो फिर से एक स्क्वायर होगा। अगर मैं इसके मिड पॉइंट को फिर जोड़ दूं तो बनने वाला स्ट्रक्चर फिर से एक स्क्वायर होगा, और अगर मैं फिर से इसके मिड पॉइंट को जोड़ दूं तो बनने वाला स्ट्रक्चर फिर से स्क्वायर होगा, फिर मिड पॉइंट को जोड़ूं तो स्क्वायर बनता चला जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एरिया जो होगा वो आधा होता चला जाता है। मतलब अगर बाहर का एरिया मैं आपसे कहूं कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अंदर का ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, और इसका एरिया हम कहेंगे कि कितना हो जाएगा फिर 4। कहीं पर भी किसी स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ने पर एरिया ठीक हाफ होता चला जाएगा। तो अगर स्मार्ट एग्जामिनर है तो कहेगा बाहर का एरिया इतना है, तो सबसे अंदर का एरिया कितना रहेगा, ये पूछा जा सकता है। स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ने पर फिर से स्क्वायर बनता है और उसका एरिया बाहर वाले का ठीक आधा होता चला जाएगा। 64, 32, 8, 16, 8, 4। स्क्वायर में इतनी बातें याद रखनी है, एरिया का भुजा वर्ग जो उसकी साइड होगी उसका स्क्वायर होगा, या 1/2 डी स्क्वायर, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं तो डायगोनल का स्क्वायर का आधा। डायगोनल की वैल्यू साइड का √2 मल्टीप्लाई होती है और पेरीमीटर होता है 4a। 4a सारी बातें किसके बारे में है? ये स्क्वायर। लिखना थर्ड, रेक्टेंगल, आयत। रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, इसे कहते हैं लेंथ, इसे करते हैं ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ। एरिया का फार्मूला होगा L × B। यहां पर भी दो डायगोनल होंगे, दोनों डायगोनल की लंबाइयां सेम होगी, इक्वल होगी, ये भी कंफर्म है। लेकिन यहां पर अगर डायगोनल पूछा जाए तो वो आएगा √ में L² + B²। इसके पेरीमीटर की अगर हम बात करें, इसके परिमिति की अगर हम बात करें तो 2L + B होगा, 2L + B होगा। और अगर किसी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ा जाए, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ा जाए तो बनने वाला स्ट्रक्चर रोम्बस होता है, इसे कहते हैं रोम्बस। अब रोम्बस को मैं यही समझा दे रहा हूं,
रोम्बस उसे कहते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होगी लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। एक्चुअल में अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है? उसके एंगल हर एक वहां 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर में यहां कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। यहां दो डायगोनल होंगे और दोनों डायगोनल की लंबाइयां अलग अलग होती हैं, वहां पर दोनों डायगोनल की लंबाई सेम थी। रोम्बस के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 d1d2। अगर रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ा जाए तो बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो फिर से एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें रोम्बस की, रेक्टेंगल के अंदर बनता है रोम्बस और रोम्बस के अंदर बनेगा रेक्टेंगल, चलता जाएगा। बट ये बात ध्यान देना कि अगर इस रेक्टेंगल के अंदर जो रोम्बस बनता है उसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया का ठीक आधा होता है, उसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया का ठीक हाफ होगा। और रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे? तो A इज इक्वल टू 1/2 d1d2। d1d2 क्या है? डायगोनल विकर्ण, जो विकर्णों की लंबाई दी जाएगी। और रोम्बस में चारों साइड की लंबाइयां क्या होती है? इक्वल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रोम्बस में सभी साइड इक्वल लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं। ये स्क्वायर जैसा होता है लेकिन कोई एंगल 90 डिग्री ना होने की वजह से अलग कहलाता है। रोम्बस सम चतुर्भुज कहते हैं इसे हिंदी में। 1/2 d1d2 इसके एरिया का फार्मूला होगा। इसके पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो इसका पेरीमीटर होगा 4a। रेक्टेंगल में इतनी बातें याद रखनी है, रोम्बस में इतनी बातें याद रखनी है। चैप्टरों में फार्मूले ज्यादा रहेंगे, इसमें फार्मूले याद नहीं तो चैप्टर में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला स्ट्रक्चर है इसमें ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम में आप केवल इतना ही याद रखेगा कि उसके एरिया का फार्मूला क्या होगा। ट्रेपेजियम इसे कहा जाता है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में आमने सामने की साइड पर पैरेलल होती है लेकिन वो इक्वल नहीं होती हैं, और जो साइड इक्वल होती हैं वो पैरेलल नहीं होती है। ये H है, ये A है, ये B है, तो इसके एरिया का फार्मूला होगा 1/2 A + B H। एक और चीज मैं यहां थोड़ी सी समझा रहा हूं। एक होता है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो पैरेललोग्राम उन्हें कहते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होगी और इक्वल होगी। हम ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर को कहते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। आमने सामने की साइड इक्वल और वो पैरेलल होनी चाहिए तो वो पैरेललोग्राम है। तो मुझे बताना स्क्वायर पैरेललोग्राम है या नहीं? स्क्वायर पैरेललोग्राम है, आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल है। रेक्टेंगल आयत पैरेललोग्राम है या नहीं? आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल है। रोम्बस पैरेललोग्राम है या नहीं? आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल है। ये तीनों के तीनों कौन? स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस पैरेललोग्राम है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। ये ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो साइड पैरेलल है वो इक्वल नहीं है और जो इक्वल है वो पैरेलल नहीं है, इसलिए यह पैरेललोग्राम नहीं होता है। कोई पूछे कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो समांतर चतुर्भुज उन्हें कहा जाता है जिसके आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल होती है और बराबर पैरेलल होती है।
इसमें एरिया ही याद रखना है कि एरिया की वैल्यू क्या होगी, 1/2h a प्लस बी। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी स्ट्रक्चर है सर्कल, वृत्त। पहले सर्कल में टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना, शब्दावली पर ध्यान देना। इसे कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड मतलब जीवा। यह कहलाता है माइनर सेगमेंट। इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। इसे कहते हैं मेजर आर्क और इसे कहते हैं माइनर आर्क। इसे कहते हैं लघु खंड। इसे कहते हैं लघु चाप। इसे कहते हैं दीर्घ खंड। इसे कहते हैं दीर्घ चाप। ये कहलाती है रेडियस। और जो सेंटर से होकर गुजरने वाला कॉर्ड जीवा होती है उसे कहते हैं डायमीटर। व्यास। माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट, रेडियस, डायमीटर। ये शब्दावली बस दिखाना था कि किससे क्या कहते हैं। इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है इसका एरिया। तो एरिया का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वेयर। आर मतलब रेडियस। इसका सरकमफेरेंस होता है, परिधि होती है, परिधि का वैल्यू होता है 2 पाई आर। लेकिन अगर किसी सर्कल के सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सर्कल के सेगमेंट में एरिया होगा θ/360 पाई आर स्क्वेयर। और ये आर्क की लंबाई अगर होगी तो θ/360 2 पाई आर। ये इतने फार्मूले इस चैप्टर में याद रखने हैं। अब आते हैं सवालों पर कि सवाल इसमें कैसे होंगे। बना लिया सभी कुछ? अब सवाल तेजी से लिखते चलिएगा। इन सवालों को आपको ट्राई करना है। इनमें से कुछ सवाल मैं करूंगा और बचे हुए सवाल आप ट्राई करिएगा, देख लीजिएगा उसे। ये 2 सेंटीमीटर हैं, ये 1 सेंटीमीटर हैं। तो आपको बताना है कि इस पूरे भाग का एरिया कितना होगा। दूसरा सवाल है
1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इस भाग का एरिया कितना होगा? एरिया बताना है। 1 सेंटीमीटर क्या है ये? रेडियस 7 सेंटीमीटर की है, तो इस सेगमेंट का एरिया कितना होगा? अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर की हो तो इस भाग का एरिया कितना होगा? तीसरा सवाल। चौथा सवाल है, अगर हर एक सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर की है तो इस वाले भाग का एरिया कितना होगा? ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर हैं। तब इस भाग का एरिया कितना होगा? छठवां सवाल, आप मेरे जैसे डायग्राम मत बनाइए, सामने की ओर जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर मैं वहाँ एक्सप्लेनेशन दूंगा आंसर कैसे आया है। तो वर्टिकल डायग्राम बनाइए और सामने की जगह खाली छोड़ दीजिए। मैं शुरुआत के 2 सवाल मिटा रहा हूँ। अगर यह 7 सेंटीमीटर की साइड हो, ये 7 सेंटीमीटर की साइड हो, तो इस भाग का एरिया क्या होगा? एक टाइटली पैक्ड रस्सी है ये, टाइटली पैक रस्सी है ये। तब इस रस्सी की लंबाई कितनी होगी? अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है
तीसरा और चौथा मिटा रहा हूं मैं अब। ये एरिया कितना होगा? ये 20 सेंटीमीटर हैं, ये 15 सेंटीमीटर हैं, ये 4 सेंटीमीटर हैं, ये 4 सेंटीमीटर हैं। इस भाग का एरिया कितना होगा? पांच और छठवें को मिटा रहा हूं मैं। इस भाग का एरिया कितना होगा? अगर ये एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ये 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर का है, और ये साइड ए है, वर्ग है ये, तो ए की वैल्यू क्या होगी? बताए कितने के आंसर आ चुके हैं? फर्स्ट मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। इन 12 प्रश्नों में मैं 3 प्रश्न हल कर रहा हूं। अगले फिर 9 आप ट्राई कर लीजिएगा। आइए देखना पहला सवाल। अब जिन्हें स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके एरिया के फार्मूले याद हैं वही आंसर दे पाएंगे। पहला सवाल है हमारे पास कुछ इस पैटर्न का। बताइए, ये 2 सेंटीमीटर का होगा, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर होगा। आइए देख लेते हैं। मुझे आप ये बताइए, अगर मैं इसे कंप्लीटली जोड़ दूं, इसे कंप्लीटली जोड़ दिया जाए, तब आप मुझे बताना, ये 1 सेंटीमीटर का था, ये 1 सेंटीमीटर का था, तो ये जो पूरी साइड जुड़कर बनी होगी, ये वाली साइड, ये 1 और ये 1, कुल कितना हो गया? ये 2 सेंटीमीटर, और ये भी, तो ये स्क्वायर अगर बन जाए तो कितने का स्क्वायर बनेगा? ये तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर का। इसका मतलब एरिया क्या होगा इसका? कंप्लीट
36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है भुजा का वर्ग। क्या यहां तक पहुंचे? अब जरा इस पर गौर करें अगर हम कि ये वाला जो एरिया अलग निकल रहा है, अगर मैं किसी एक को डिटरमाइन करूं, तो मैं एक की वैल्यू डिटरमाइन कर रहा हूं। ध्यान देना जरा इधर, ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर है। तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। एरिया कितने का होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया कितना होगा? 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टुकड़े का एरिया कितना है? 3। तो ऐसे कितने टुकड़े हैं? टोटल एरिया कितना होगा? 12। अगर इसे 12 हटा दिया जाए तो हम कहेंगे कि एरिया हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बचा हुआ एरिया रहेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का। इसे आप ऐसे भी निकाल सकते थे, देखना एक और तरीके से। हाँ, रेक्टेंगल बनाकर इसे आप ऐसे भी निकाल सकते थे। तो आप कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है 2 और 1 का, तो 2 गुना में 1, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से 1 बढ़ गया, इधर से 1 बढ़ गया, 4 गुना 1, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इधर से 1 बढ़ गया, इधर से 1 बढ़ गया, तो 6, लेकिन ये 2 है, तो 6 गुना 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब अब मुझे बताना 4 और 2 कितना हुआ? 6। ये अगर 6 है तो ये भी, तो 6 और 6 12, 12 और 12 ऐसे भी निकाल सकते थे। जो बेटर लगे आप उसे यूज करिए। पहला सवाल है ये 1 से लेकर 4 तक में। अगले 3 अब आप ट्राई करेंगे। 5 से लेकर 8 तक में कोई एक डाउट बता दीजिए। थर्ड वाला इजी है, ट्राई करके देखिए उसे। 5वें, 6वें, 7वें, 8वें में कोई एक सवाल। 5वें, 6वें, 7वें, 8वें में कोई एक सवाल। नहीं, कोई एक मैं हल कर देता हूं, मुझे बता दीजिए। 5वें, 6वें, 7वें, 8वें में कौन सा एक सवाल हल कर दूं? 8वां, रस्सी की लंबाई। आइए देखना, इजी सवाल है वो। हमें बताना है कि ये जो रस्सी इसके चारों तरफ लगाई गई होगी, टाइटली पैक्ड रस्सी है, ये ढीली रस्सी लग रही कुछ लोगों की, टाइटली पैक्ड होनी चाहिए, तभी आंसर आ पाएगा। तो मुझे बताना, अगर मैं इसे जोड़ दूं तो ये रेडियस था, ये भी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये तो ये टोटल कितने का? तो सामने भी कितने का होगा? ये 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा? अगर ये 14 है तो ये भी 14 का हो गया। ये भी रस्सी की लंबाई मालूम पड़ गई। और ये को इसको भी अगर हम जोड़ दें तो ये भी आपको दिखाई देगा एक रेक्टेंगल जिसकी भी लंबाई इतनी होगी। मतलब ये जो रस्सी की लंबाइयां हैं ये तो मैंने निकाल ली। ये कितनी आ गई सीधी? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर ध्यान देना। आप मुझे बताना, ये रेक्टेंगल है तो कितने डिग्री का एंगल होगा? ये 90। ये वाला भी। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, हर एक साइड इक्वल की है, तो कितने डिग्री का होगा? ये 60, 90, 90। तो ये वाला जो एंगल कंप्लीट हुआ ये कितने का हो जाएगा? ये वाला पूरा एंगल 240। तो ये एंगल कितने का हुआ? क्या मैंने किसी ऐसे फार्मूले को आपको बताया कि अगर कोई एंगल दिया जाए तो ये लंबाई कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे थीटा बाय 360, जो लंबाई निकालनी हो 2 पाई r। तो थीटा 120,
360 22/7 सॉल्व करते चले गए तो हम कहेंगे 44/3। पर ऐसे 44/3 के कुल कितने हिस्से हैं, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम कुल लंबाई देखें तो 42 और 44 86 सेंटीमीटर। अगली बार तुम्हारी लाइफ में सवाल आए तो 2π + 6r सीधी लंबाई का फार्मूला रहेगा। 2πr + 6r पूरा लंबाई का फार्मूला आप सीधा लिख सकते हैं। r की वैल्यू रख दीजिए बस। अब कोई भी सवाल इसमें आ जाए आप डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। कहां पर, पहले तो हम देख रहे हैं 8वां सवाल 86 आएगा। 9 से लेकर 12 तक में कोई एक डाउट बता दीजिए जिसे मैं हल कर दूं। 9, 10, 11, 12 इनमें कोई एक सवाल या बात आप कर लेंगे, फिर इन्हें हो जाएंगे। फिर मंडे आपकी क्लास 4:30 से रहेगी। अब 4:30 से लेकर 6 बजे तक 1.5 घंटे मैथ रहेगा। केवल सोमवार, मंगलवार, बुधवार बैच खत्म हो जाएगा बुधवार के दिन। तो 3 दिन आना है 4:30 से। जो भी सिलेबस बचा है उसे कवर करेंगे। हम पहले देखेंगे इसमें जो सवाल आपसे ना हुए होंगे हम उसी को सॉल्व कर देंगे और फिर वॉल्यूम पर आ जाएंगे हम। कोई डाउट इसमें?